हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम निल्हारे एक बार फिर आप सभी के सामने। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 4 कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, जो कि हमारे विमर्श पोर्टल पर जो नई प्रश्न बैंक की सीरीज डाली हुई है, उसी के सिलसिले में हम आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, तो हम आज अध्याय 4 कवर करने वाले हैं, रासायनिक बलगतिकी। यहाँ से 5 अंक का क्वेश्चन बनने वाला है और 5 अंक में आपको रिक्त स्थान 1 अंक में पूछा जाएगा और साथ में आपका एक वाक्य में 1 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको जो पूछा जाएगा 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इन्हीं सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 है ना, T1/2 का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, T1/2 का मतलब होता है अर्धायुकाल, और इसके लिए जो अर्धायुकाल का मान होता है फ्रेंड्स, ये होता है 0.693 अपॉन में होता है K। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कितना होगा, 0.693 अपॉन में K। अब सेकेंड अपने पास दिया है, सेकेंड बोला है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है फ्रेंड्स, ये अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। किस पर, अभिकारक की सांद्रता। यहाँ पर लिखना है आपको अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, किसकी सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, अनुसंख्यता सदैव होती है। तो फ्रेंड्स, जो अनुसंख्यता होती है सदैव पूर्णांक होती है, आपको ये याद रखना है। क्या लिखना है वहाँ पर, पूर्णांक होती है। फोर्थ बोला है तीव्र अभिक्रिया खालिस्तान सेकेंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती है। फ्रेंड्स, ऐसा देखा जाए तो पिको सेकेंड से भी कम समय लगता है तीव्र अभिक्रिया कंप्लीट होने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पर लिखना है 10 पर -14। ठीक है, कब, 10 पे -14 की पावर से लेकर कब तक, 10 पे -16 की पावर तक अभिक्रिया में इतना कम समय लगता है। ठीक है, ये सेकेंड है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। पहला क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण लिखिए। फ्रेंड्स, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण, सबसे पहले तो आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया पता होनी चाहिए किसे कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जो अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती। फ्रेंड्स, किस पर, अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती। इसके लिए जो अमोनिया निर्माण की हैबर विधि है ना, 2NH3। ठीक है, और क्या था, 2NH3, इसके जो पार्ट बनते हैं नाइट्रोजन और क्या, हाइड्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो अमोनिया का जो सांद्रण है, इस पर जो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। ठीक है, इस पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट बोला है, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो फ्रेंड्स, ये जो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम का जो प्रतिपादन है, ये गुलबर्ग एवं वागे ने किया है। किसने किया है, गुलबर्ग एवं वागे, है ना, याद रखना है इसका नाम, गुलबर्ग एवं वागे ने किया है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो फ्रेंड्स, आगे भी मैं बताने वाला हूँ, फिर भी आपको यहाँ बता देता हूँ क्या होती है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए होती है मोल इनवर्स। ठीक है, लीटर सेकेंड इनवर्स, ये याद रखना है आपको। ठीक है, मोल इनवर्स, लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट 3 अंक के प्रश्न में हम देखते हैं। तो 3 अंक के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या है, इसका व्यंजक लिखिए। हम ये पूरे क्वेश्चन फ्रेंड्स आगे PDF में देखेंगे यहीं पर। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवा, पूरे क्वेश्चन देख रहे हैं हमारे स्टेप बाय स्टेप। चलो देखो, अर्धायुकाल क्या है, इसका व्यंजक लिखिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अर्धायुकाल की परिभाषा पता होनी चाहिए कि अर्धायुकाल किसे कहते हैं। देखो, अर्धायुकाल क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया का अर्धायुकाल वह समय है जिसमें अभिक्रिया कैसी हो जाती है, आधी पूर्ण होती है। अर्धायुकाल को T1/2 से प्रदर्शित करते हैं। अब मैंने यहाँ पर उदाहरण बोला था, इनने व्यंजक लिखिए। तो हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल की गणना करते हैं ना, और किस प्रकार की जाती है ये यहाँ पर बताया गया है। देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के, है ना, अर्धायुकाल की परिभाषा से देखिएगा,
ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो के का मान होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो टी है, टी इजिकल टू टी का पक्षांतर कर लिए इधर 2.303 log 10 ये ए नॉट अपॉन ए। अर्ध आयुकाल की परिभाषा से अर्ध आयुकाल टी इजिकल टू 1/2 समय लेंगे और ए बोले तो उसकी सांद्रता भी कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो उसको भी हम आधी कर देंगे। ठीक है, समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रख दी। ये जितना भी मान था इसको कहाँ रख दिए, यहाँ पर देखो टी के जगह में टी 1/2 रख दिए, 2.303 log 10 ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई 2। ठीक है फ्रेंड्स, जब हमने इसको काटा तो देखो ऊपर में 2 बच गया और इधर में फिर log 10 का मान log 2 का मान लिख लिया हमने कि log 2 का मान कितना होता है। log 2 का मान यहाँ पर होता है 0.3010। ठीक है, इससे रख दिए और यहाँ पे t 1/2 का मान निकल गया, कितना निकल गया 0.693 अपॉन में के। ठीक है फ्रेंड्स, इतना बात समझ में आ गई। और यही क्या है, समाकलित दर समीकरण भी ये पूरा दिया है इसी प्रकार आपको टोटल। ठीक है, ये हो गया व्यंजक। अब आगे बात करते हैं। समीकरण 6 यह दर्शाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का मान अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक, नेक्स्ट अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में अंतर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दे दिया आपको अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, आप इसको याद कर लीजिएगा, है ना। जैसे अभिक्रिया की दर इकाई समय अंतराल में अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि को व्यक्त करती है और दर समीकरण में समानुपातिक स्थिरांक क्या होता है, दर स्थिरांक होता है। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है और दर स्थिरांक का मान अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। साम्य अवस्था पर अग्र एवं पश्चात अभिक्रिया वेग बराबर होता है और साम्य अवस्था पर अग्र एवं पश्चात अभिक्रिया के वेग के नियतांकों का अनुपात ही साम्य स्थिरांक होता है। ठीक है, इसकी इकाई और इसकी कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, यह अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। चलो आगे देखते हैं अभिक्रिया की कोटि से क्या तात्पर्य है, उदाहरण से ही समझाइए। तो फ्रेंड्स अभिक्रिया की कोटि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन अधिकतर बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको इसको याद करना है कि अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है ना, किसका, उन समस्त घातों का योग है जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए दर नियम समीकरण में सांद्रण पदों पर लगाया जाना चाहिए। जैसे ए बी बी है ना, ये प्रोडक्ट ले लिए हमने। दर नियम समीकरण इस प्रकार है, इसके लिए -dx अपॉन dt इजिकल टू क्या, के ए पर p की पावर, b पर q की पावर, c पर r की पावर। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, जो भी इन पर पावर होगी इनके घात के योग के बराबर होती, तो p + q + r, है ना। अब यहाँ पर और हम आगे देखेंगे कि कैसी, मान के चलो कि n का मान 1 निकले तो अभिक्रिया की किस कोटि की कहलाएगी, प्रथम कोटि की। यदि n का मान 2 हो तो अभिक्रिया द्वितीय कोटि की, यदि n का मान 3 हो तो अभिक्रिया तृतीय कोटि की। इस तरीके से अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। ठीक है, और यहाँ पर एक उदाहरण के भी माध्यम से दिया गया है, अमोनियम नाइट्रेट का एक उदाहरण लिया है। ठीक है, इसका विघटन करवाया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन में। हमने देखा कि जो यहाँ पर है अमोनिया नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 1 है ना, इस प्रकार से, तो इस प्रकार इसकी अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो कितनी होगी, इनके घातांक के योग के बराबर। तो इनका घातांक कितना है, 1 है, तो इसकी कोटि भी कितनी होगी, 1 होगी फ्रेंड्स। ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में 2 अंतर बताना है, पर मैंने आपको यहाँ पर 3-4 अंतर बता दिया है, तो आप 3-4 अंतर को कैसा कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि यह एक, इसका मान 0 नहीं हो सकता, अभिक्रिया का कोटि का मान 0 हो सकता है। ठीक है, ये पूरा मान दिया है, यह हमेशा पूर्णांक में होता है, यह प्रभाज्य पर भी हो सकता है, बोले तो फ्रैक्शन पर भी हो सकता है, यह केवल सैद्धांतिक पद है और यह प्रयोग द्वारा याद करते। ये पूरा पॉइंट जो भी आपको इजी लगे वहाँ से उठाकर याद कर लीजिए फ्रेंड्स। और इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको अब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे वहीं से डाउनलोड करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक याद कीजिए। फ्रेंड्स जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, सबसे पहले आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं ये आपको याद होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमने लिख दिया परिभाषा, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक का वेग केवल अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। और एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में दिया है कि ए माना कोई अभिक्रिया है ए, और इससे क्या है, अभिकारक से प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। तो देखो और आगे में क्या दिया है कि माना, और इस पर मैं एक और वीडियो भी बना चुका हूँ, आपको उस वीडियो के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी वो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर और क्या दिया है, माना अभिकारक ए का प्रारंभिक सांद्रण 1 ग्राम अणु
और टी सेकेंड पश्चात x ग्राम अनुक्रिया कर देते हैं। शेष पदार्थ की a माइनस एक्स ग्राम अणु होगी। टी समय पश्चात अभिक्रिया की दर a सांद्रता a माइनस एक्स के समानुपाती होती है। जैसे ही हमने लिखा समानुपाती होती है, दी सेम हमने यहाँ पर ये कंडीशन करके बता दिया। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, dx dt है ना, k dt। अब हमने इसका क्या किया, समाकलन किया। जब समाकलन किया तो समाकलन करने पर समीकरण 1 का समाकलन किया, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स है ना, ये x माइनस है, डी एक्स अपन एक्स माइनस है, ठीक है, इंटीग्रेशन के डी टी, तो इसका हो गया x माइनस ए और आई एन यहाँ पर एल एन क्या है, ये पर लॉग है ना, और सी एक समाकलन स्थिरांक है, और t का मान हमने 0 रख दिया और x का भी मान कितना रख दिया, 0। तो ये मान समीकरण 2 में रखने पर हमने देखा कि एल एन ए का मान कितना निकला, c। अब यहाँ देखो, इसको हमने दिया समीकरण नंबर 3, और समीकरण 3 से c का मान समीकरण 2 में रख दिए, तो हमको ये मान प्राप्त हो गया, है ना फ्रेंड्स। देखो ये क्या है, एक राइटिंग वाला है, और मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और भी समझा कर बताया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो से आपको बहुत अच्छा और समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन, है ना, एकदम पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। देखो फ्रेंड्स, इसके बाद में हमको शून्य कोटि, प्रथम कोटि एवं द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के मात्रक लिखना था, ठीक है। तो देखो, अभिक्रिया अभिकारकों के अणु की वह संख्या है जो सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है ना। दर स्थिरांक होता है अभिक्रिया की दर अपन सांद्रता पर n की पावर, ठीक है फ्रेंड्स, सांद्रता पर काय की पावर, n की पावर। या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अभिक्रिया की दर स्थिरांक k इजिकल टू वेग अपान r पर काय की पावर n की पावर, है ना, वेग अपान में r पर n की पावर, हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं सांद्रता को, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो, अब यहाँ पर जैसे मैंने ऐसा लिखा, तो k इजिकल टू सांद्रता बटे समय होता है। आपको पूरी चीज़ क्या होता है, सांद्रता बटे समय, और इस सांद्रता पर काय की पावर होगी, n की पावर होगी। इसी प्रकार से आप ये देखा जाए तो सांद्रता जो k होता है, यहाँ पर k का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर n क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए देखो, सांद्रता का मान 0 और अभिक्रिया की दर की इकाई देखो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स लिखा है, ठीक है, और इसका मान 0, तो जिसका मान 0 उसका मान 1 होता है। इसीलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होगा, देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए देखो, ये प्रथम है, तो यहाँ पर अभी देखो हमने 1 रखा, n का मान 0 रखा था, अब n का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो n का मान 1 रखने पर यह पता चलता है कि यहाँ 1 रख दिए हमने n का मान। तो जैसे ही n का मान हमने 1 रखा फ्रेंड्स, तो ये हो गया दर स्थिरांक की इकाई, और ये हो गया सांद्रता की मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स। जैसे ही ऊपर जाता है मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कट जाता है, इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो k का मान होता है ये सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है। क्या याद रखना है आपको, सेकेंड इनवर्स, ठीक है फ्रेंड्स। देखो नेक्स्ट, k की इकाई। अब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक क्या होगा, तो देखो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए मैं आपको समझा देता हूँ यहीं पर कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए आप यहाँ लिख देना, क्योंकि आगे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। इसके लिए होता है फ्रेंड्स, 1 मिनट, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, आपको याद रखना है, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, अब हमने द्वितीय कोटि के बाद में तृतीय कोटि भी बता दिया आपको। तृतीय कोटि के लिए जो k का मान होगा फ्रेंड्स, ये होता है मोल -2 की पावर और लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इतनी चीज़ आपको याद कर लेना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। चलो ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको इसी तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखना है फ्रेंड्स, और यहाँ के जितने भी पूरे क्वेश्चन है इसको आपको लर्न कर लेना है, जिससे आपको एग्ज़ाम में आए तो आपके कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से आप हमारा सहयोग करते रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।